कैपिटलिज्म विद अ हार्ट, यानी कि टाटा कल्चर का मकसद सिर्फ चैरिटी करना नहीं बल्कि सोशल वेल्थ को बिल्ड करना है। टाटा ग्रुप ये मानता है कि अगर कम्युनिटी ग्रो करती है तो बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। 1982 यानी कि 1982 में जमशेद जी ने कुछ लोकल डॉक्टर्स को फाइनेंशियल हेल्प दी ताकि वो लोग इंग्लैंड जाकर के हायर एजुकेशन ले सके। उन लोगों से जमशेद जी ने कहा कि ये पैसा लोन समझकर ले लीजिए और बाद में धीरे धीरे वापस कर देना। तो जमशेद जी ने ये भी बोला कि जो लोन मिलेगा वो पैसा दूसरे लोकल डॉक्टर्स की काम आएगा। और इस तरीके से जे.एन. टाटा एंडोमेंट फॉर हायर एजुकेशन ऑफ इंडियंस की नींव रखी गई और इन 100 सालों में करीब 5,000 से भी ज्यादा लोगों को इंस्टीट्यूट ने बाहर जाकर के स्टडी करने का मौका भी दिया और ये लोग खुद को जे.एन. टाटा स्कॉलर कहलाने में प्राउड फील करते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि टाटा ग्रुप बाकी बिजनेसेस से डिफरेंट कैसे हैं जो कि अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप का कभी भी ये गोल नहीं रहा कि वो दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बने। टाटा ने हमेशा ही लोगों को देने में यकीन रखा है। जब उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मील खोली थी तो जमशेद जी ने कुछ ऐसा किया था जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं होता था। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को पेंशन प्लान देने की एक नई शुरुआत की थी, क्योंकि वो हमेशा यही मानते थे कि सोसाइटी की भलाई में ही उनकी भलाई है। टाटा ग्रुप का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जमशेद जी ने हमेशा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, तो हमारे देश को बाहर से चीजें इंपोर्ट ना करनी पड़े, यही सोच करके उन्होंने एक स्टील प्लांट भी खोला था। और उनका आर्टिफिशियल लेक एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। वो चाहते तो उस पैसे से कोई दूसरा बिजनेस खोल सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि इंडिया को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर में इंडिपेंडेंट होने की कितनी ज्यादा जरूरत है। उन्हें यह भी पता था कि कंट्री को इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को बेच करके एक साइंस इंस्टीट्यूट शुरू किया। तो 1986 यानी कि 1986 में जमशेद जी ने फंड जमा करने के लिए बॉम्बे में 4 लैंड टाइटल्स और 17 बिल्डिंग्स बेच दी थी और इस तरीके से बेंगलोर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जन्म हुआ। वैसे दुनिया में कई और भी बिलियनियर्स हैं, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड और जॉन डी रॉकफेलर जैसे लोग। तो ये लोग भी काफी चैरिटी वर्क करते रहते हैं, लेकिन टाटा की तो बात ही अलग है। ये लोग सिर्फ सोशल वर्क में यकीन नहीं करते, बल्कि ये लोग सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं। टाटा ग्रुप की हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारे देश की हर सोशल प्रॉब्लम दूर हो, तभी तो टाटा ने हमेशा लोकल टैलेंट को ही प्रमोट किया है, जबकि बाकी बिजनेस ग्रुप कॉस्ट कटिंग के लिए बाहर से लोगों को बुलाते हैं। लेकिन टाटा का मानना है कि हमें लोकल टैलेंट को बढ़ावा देना ही चाहिए और हमारी यंग जनरेशन की स्किल्स डेवलप करके ही हम उन्हें एम्पावर कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अगली कहानी। तमिलनाडु के होसूर में गरीब लोगों की तादाद काफी ज्यादा थी। ये लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पर गुजारा करते हैं। इन लोगों के पास ना तो कोई खास स्किल है और ना ही पैसा कमाने का कोई जरिया। तो टाटा ने 1987 यानी कि 1987 में होसूर में एक प्लांट खोला। टाटा चाहता तो इजीली बेंगलोर में स्किल्ड वर्कर्स हायर कर लेता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। टाटा ग्रुप ने होसूर के 400 लोकल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जो कि 12वीं पास थे। इन 400 स्टूडेंट्स को बेंगलोर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इनमें से कई तो ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम किसी सिटी में जा रहे थे, तो इन लोगों को ट्रेनिंग देकर के स्किल्ड बनाया गया और फिर होसूर फैक्ट्री में इन्हें काम पर रख लिया गया। वैसे शुरू में इन यंगस्टर्स को मालूम ही नहीं था कि इन्हें करना क्या है या फिर ये टाटा कौन है, लेकिन होसूर प्लांट का आइडिया काफी सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और वर्ल्ड क्लास वॉचेस बनाना सीखते हैं, जो कि टाटा का टाइटन वॉच ब्रांड है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जर्नी में और बात करते हैं द सर्च फॉर अ सक्सेसर। जी हाँ, मतलब ये कि टाटा ग्रुप के तीनों चेयरमैन काफी इन्फ्लुएंशियल तो है, एक दूसरे से काफी अलग भी है। जमशेद जी टिपिकल पारसी थे, शक्लो सूरत से भी और तौर तरीकों से भी, और वो दाढ़ी भी रखते थे, जैसा कि उस टाइम पर पारसी मर्दों में कस्टम था। जे.आर.डी. टाटा थोड़े डिफरेंट थे। वो एकदम फॉरेनर लगते थे और हमेशा सूट पहनते थे। वो क्लीन शेव रहते थे, इसलिए थोड़ा फ्रेंडली जेस्चर भी देते थे। और रतन टाटा एक इंट्रोवर्ट है। वो काफी रिजर्व नेचर के हैं, लेकिन जेंटल और हम्बल है। तो तीनों का लीडरशिप स्टाइल भी दूसरे से काफी अलग है। जमशेद जी देश की आजादी से कोई 1 सेंचुरी पहले पैदा हुए थे।
और उन्होंने जो सपना देखा था वो उनके जाने के बाद पूरा हो पाया था। जेआरडी हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर की बात सोचते थे। उनका मानना था कि लोगों पर इन्वेस्ट करो तो कंपनी आपकी ग्रो करेगी। वो समाज के छोटे बड़े हर क्लास को साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे। रतन टाटा व्यवस्थित है, स्थिर है। इतने बड़े टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज को एक साथ एक कल्चर में रखना, ये उन्हीं का कमाल है। जब अपना सक्सेसर चुनने की बात आई तो रतन टाटा अपनी तरह एक स्थिर और व्यवस्थित और मेहनती आदमी चाहते थे। 1991 में यानी कि 1991 में वो 54 साल के थे जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। टाटा ग्रुप में एक जनरल रूल है कि कोई भी चेयरमैन 75 यानी कि 75 की एज के बाद पोस्ट पर नहीं रहेगा। तो इसलिए रतन टाटा ने 73 यानी कि 73 इयर्स की उम्र से ही अपना सक्सेसर ढूंढना शुरू कर दिया था। उन्होंने 5 मेंबर्स की एक सेलेक्टिंग कमेटी बनाई जिसमें वो खुद भी शामिल थे। इस कमेटी के सारे मेंबर्स काफी सीक्रेटिव है। ये लोग कभी भी मीडिया से बात नहीं करते। हालांकि प्रेस के लोग अंदाजा लगाने में बड़े माहिर होते हैं और पॉसिबल सक्सेसर का नाम पता सामने आ ही जाता है। लेकिन बात जब सक्सेसर की आई तो रतन टाटा के अपने कुछ स्टैंडर्ड थे। टाटा ग्रुप काफी बड़ा और डाइवर्स ग्रुप है जिसे कोई विजनरी, डेडिकेटेड और कमिटेड इंसान ही आगे ले जा सकता है। कोई ऐसा जो एरोगेंट और इगोइस्टिक ना हो। ये बात तो कंफर्म है कि सक्सेसर इंडियन ही होगा, क्योंकि टाटा की जो फिलॉसफी है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो एकदम इंडियन है और टाटा को इस पर पूरा प्राउड भी है। ग्रुप को कोई ऐसा चाहिए जो 20 से 30 सालों तक काम कर सके और एक इंसान है जिसमें ये सारी क्वालिटीज है और वो है साइरस पलोंजी मिस्त्री। टाटा ग्रुप का 18% साइरस की फैमिली का है। जैगुआर लैंड रोवर और करोस स्टील कंपनी को टाटा के अंडर में लाने के पीछे साइरस ही मेन डिसीजन मेकर है। साइरस पलोंजी 43 साल के हैं, यानी कि वो ग्रुप को 20 से 30 साल और चला सकते हैं। रतन टाटा की ही तरह वो भी काफी माइल्ड नेचर के हैं और उन्हीं की तरह इंट्रोवर्ट भी। उन्हें भी पार्टी वगैरह में जाना ज्यादा पसंद नहीं है। सितंबर 2011 में कमेटी ने साइरस पलोंजी मिस्त्री को अपना सक्सेसर चुना। साइरस बॉम्बे की पारसी फैमिली से है। वो पलोंजी मिस्त्री के बेटे हैं जो एक कंस्ट्रक्शन मैग्नेट और एक बिलियनियर है। साइरस की मदर आयरलैंड से है और मिस्त्री फैमिली 100 सालों से भी ज्यादा टाटा ग्रुप का एक हिस्सा रही है। अफवाहों का दौर जल्द ही खत्म हो गया जब टाटा ग्रुप के नेक्स्ट चेयरमैन के तौर पर साइरस का नाम अनाउंस किया गया। हालांकि लोगों ने साइरस की क्रेडिबिलिटी पर काफी सारे सवाल उठाए। खुद रतन टाटा पर लोगों को शक हुआ, डाउट हुआ जब उन्होंने जेआरडी की जगह ली थी, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर के खुद को साबित कर दिखाया था। और अब साइरस पलोंजी का टाइम है कि वो खुद को साबित करे। इसी के साथ इस जर्नी में अब आगे बात करते हैं द स्ट्रॉन्ग एंड अ न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, टाटा ग्रुप अपनी दूर की सोच और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए जाना जाता है। टाटा ग्रुप के डिसीजन कभी भी पिछले साल के स्टैटिक्स पर बेस्ड नहीं होते। टाटा की फाउंडेशन हमेशा इंटेग्रिटी की रही है और वैसे साइरस पलोंजी मिस्त्री थोड़ी डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। वो परफॉर्मेंस को नंबर से मेजर करते हैं। हर चीज को लॉस और प्रॉफिट के टर्म में देखना उनकी आदत है। साइरस का फर्स्ट मेजर डिसीजन था उन बिजनेसेस को क्लोज करना जो कि अब प्रॉफिट नहीं दे रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड का स्टील बिजनेस बेच दिया था। उन्होंने बरमूडा के ओरिएंट एक्सप्रेस होटल की डील भी कैंसिल कर दी थी और न्यू चेयरमैन फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, टूरिज्म, लेजर और डिफेंस जैसे कामों पर फोकस करना चाहते थे। तो साइरस पलोंजी मिस्त्री मानते हैं कि टाटा ग्रुप को फोकस्ड रहकर के रेवेन्यू जनरेट करना है और सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। फिर टाइम आया सारी टाटा कंपनीज के लीडर की एनुअल मीटिंग का। साइरस सबके बिजनेस परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में सुनना चाहते थे। अपने इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार थे। अभी इन सब की तैयारी चल ही रही थी कि साइरस ने सुना कि कुछ बोर्ड मेंबर्स इवेंट से पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये मीटिंग क्यों हो रही है या उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। एक्चुअल एनुअल मीटिंग पर 2 अनएक्सपेक्टेड गेस्ट को देख करके साइरस थोड़ा हैरान हुए। उनमें से एक थे नितिन नोहरिया, एक बोर्ड मेंबर, और दूसरे थे खुद रतन टाटा। साइरस जानते थे कि इस तरह के इवेंट्स में रतन टाटा कभी भी नहीं आते। ये एक कस्टम था टाटा ग्रुप में कि चेयरमैन रिटायर होने के बाद में इंटरफेयर नहीं करते थे। तो साइरस इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जल्दी ही नितिन नोहरिया ने एक अनाउंसमेंट की।
बोर्ड मेंबर्स चाहते थे कि साइरस मिस्त्री रिजाइन कर ले। पहले वाली मीटिंग का एजेंडा था उन्हें पोस्ट से रिमूव करना। रतन टाटा ने सिर्फ इतना बोला, सॉरी साइरस, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मीटिंग में साइरस को बताया गया कि सारे बोर्ड मेंबर्स की मर्जी के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि साइरस पर अब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। तो साइरस को हटाने का क्लियर रीजन क्या है, ये कोई नहीं जानता। मीटिंग के सिर्फ 30 मिनट के बाद ये न्यूज आग की तरह फैल गई थी और हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में टाटा ग्रुप का ही नाम था। हर कोई साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बारे में अंदाजे लगा रहा था। कुछ लोगों ने बोला शायद उसने अनप्रॉफिटेबल बिजनेस बेचे, इसीलिए उसे हटाया गया। और कुछ का मानना था कि साइरस ने टाटा ट्रस्ट फंड को इग्नोर किया, इसीलिए शायद उसे हटाया गया। मगर रतन टाटा चुप रहे। उन्होंने कोई भी बात कंफर्म या मना नहीं की। ये माना जाता था कि हर न्यू चेयरमैन 20 से 30 सालों तक लीड करेगा, लेकिन साइरस सिर्फ 4 साल ही पोस्ट पर रहे। उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक कंप्लेंट भी फाइल कर दी। साइरस ने टाटा ग्रुप पर अपने साथ हुई नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। खैर, जो भी हो, टाटा ग्रुप एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढने में लगा रहा। उन्हें जल्दी नया प्रोस्पेक्ट मिला। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ। वो एक आर्टिस्टिक और सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। अपने करियर की शुरुआत से ही वो टीएससी में है। फरवरी 2017 में चंद्रशेखरन को ऑफिशियली टाटा ग्रुप का चेयरमैन अनाउंस किया गया। जापानीज टेलीकॉम कंपनी डोकोमो टाटा ग्रुप के अगेंस्ट एक लॉ सूट करने जा रही थी, लेकिन चंद्रशेखर के इंटरफेयर से ये इश्यूज रिजॉल्व हो गया था। उनका स्टील बिजनेस यूरोप में घाटे में चल रहा था, तो नए चेयरमैन ने टाटा स्टील यूरोप को जर्मन कॉरपोरेशन के साथ मर्ज कर दिया। उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज भी एयरटेल को बेच दी थी। दिसंबर 2017 तक टाटा ग्रुप एक बार फिर से स्टेबल हो गया था। नटराजन चंद्रशेखरन अब टाटा ग्रुप को और आगे लेकर जाएंगे, यही उनसे उम्मीद है। तो अब अंत टाइम आ गया है इस किताब के कंक्लूजन का। और बात ऐसी है कि आपने टाटा ग्रुप के बारे में पढ़ा, आपने इस किताब में जमशेद जी, जेआरडी और रतन टाटा के बारे में भी पढ़ा। आपने इस किताब में एम्प्रेस मील्स और इंडिका के बारे में भी पढ़ा। आपने यहाँ पर टाटा कल्चर की इंटीग्रिटी, गुडविल और सोशल वेल्थ के बारे में भी पढ़ा। टाटा बिजनेस को लेकर के काफी इंटेलिजेंट और दूर की सोचने वाले लोग हैं, मगर वो अपनी एबिलिटी का यूज देश को हेल्प करने के लिए भी करते हैं। वो मानते हैं कि कम्युनिटी को मदद करना बहुत जरूरी है और लोगों की भलाई में ही कंपनी की भलाई छुपी है। शायद यही उनकी सक्सेस का बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा सीक्रेट है। जितनी बड़ी टाटा कंपनी है, उनका पर्पस उनसे काफी बड़ा है। अगर आप टेल्को में इंजीनियर होते तो क्या आप रतन टाटा पर ट्रस्ट करते जब उन्होंने कहा था कि एक इंडिजीनियस कार इंडिया में बन सकती है? जब पहली वाली इंडिका फेल हुई तो क्या आप भी उन लोगों में शामिल होते जिन्हें अपने देश की एबिलिटी पर डाउट है कि हम भी कोई पूरी मेक इन इंडिया वर्ल्ड क्लास कार बना सकते हैं? खुद पर यकीन कीजिए, यही लेसन रतन टाटा हर एक इंडियन को देना चाहते हैं। इंडिया में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज भी है, जैसे फ्लिपकार्ट, पेटीएम और भी सारी कंपनियां हैं। और जहां तक बात है माइक्रोसॉफ्ट की, तो वहां पर एक इंडियन सीईओ भी है। तो कौन कहता है कि इंडिया नई ऊंचाइयों को नहीं छू सकता? लेकिन सबसे पहले आपको खुद पर यकीन रखना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी आपका करियर हो। खुद पर विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। तो जब आप ये बिलीव करोगे कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो आप एक ऐसी लाइफ जिएंगे जहां पर कोई लिमिट नहीं होगी। मतलब आपको पहले अपने ऊपर बिलीव करना होगा और फिर चीजें अपने आप आपको मिलती जाएगी। रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। और मान कर रखिए कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। सिंपल। तो चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ और इतने कमाल की स्ट्रेटेजीज जो हमने इस किताब में सीखी, उनके बारे में जानकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। समरी आपको कैसी लग रही है और आप अपने बिजनेस में क्या चेंजेस लाने वाले हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी कहानी आपको इंस्पायर किया, ये सब कुछ हमें बताइए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ आगे किस किताब के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी लिख